तो d is -3 minus 81 कौन सी टर्म है, तो इट विल बी 21 plus n-1 into -3। तो आपने करना क्या है, -81 minus 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -102 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 करोगे n की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी 34 प्लस 1 35th टर्म है, -81 इज 35th टर्म। तो गिव रीजन का मतलब है यही सारा आपने समझा दिया। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो आपको चेक करना है कि ए एन जीरो होता है। दे तो दिया था जब, दोबारा से करने लगे सॉल्व। ए एन इज इक्वल टू जीरो आता है ना, तो आपने क्या करना है, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्या कोई टर्म जीरो आती है तो 21 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस -3 लिखा है वो जीरो कर दिया, n-1 -3 इज -21, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, -3 जाके डिवाइड हुआ तो n की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब है जो 8th टर्म है वो इस एपी की क्या होगी, जीरो। क्लियर हो गया। हाँ, वो n की वैल्यू है, n की वैल्यू शुड बी अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं आ सकता ना। एन जीरो टर्म हम कौन से कहेंगे, प्लेस वैल्यू जीरो। समटाइम्स फर्स्ट टर्म को ए जीरो लिखते हैं, लेकिन आपके लिए वो फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ए जीरो आपको दिया जाएगा, आपको एन की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करनी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है। तो एन कैन हैव एनी वैल्यू, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर हो गया। एपी क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, रैंक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अब 3.5 रैंक कौन सा हुआ कि थर्ड और फोर्थ के बीच में हूं मैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने हर एक नंबर को एक प्लेस वैल्यू, उनकी पोजीशन असाइन की है, राइट। एग्जाम्पल 5 देखो। अब एक चीज समझ लेना, जहां पे लिखा है डिटरमिन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9, वही लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 2d किसके इक्वल है, 5। सेवंथ टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9। सॉल्व करोगे d की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आ गई, 3, d इज 1, a इज 3, ठीक है ना। तो आपने इसके बाद एपी निकालनी है, तो जब भी आपको कहा जाए डिटरमिन द एपी, इसका मतलब उस एपी की टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट टर्म क्या हुई, 3, कॉमन डिफरेंस 1 है तो नेक्स्ट क्या हुआ, 4, कॉमन डिफरेंस 1 है तो नेक्स्ट क्या हुआ, 5। तो आपने इसके बाद कम से कम 3 टर्म्स लिखनी होती है, उसके बाद ये डॉट्स लगाने हैं कि सो ऑन कंटिन्यू। तो देयरफॉर द एपी इज, ये इस चीज के मार्क्स मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब भी कहा जाए डिटरमिन द एपी। wherever it's mentioned determine the AP, so you have to first find the common difference और the first term, वो सब निकालने के बाद ना आपको एपी की कुछ टर्म्स लिखनी है, वो चाहे 5 6 7 जितनी लिखो, मिनिमम 3 लिखनी होती है। समझ में आ गया। और ये डॉट्स लगाने होते हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं कहा हुआ, तो इसका मतलब आपने 5 पे एपी को खत्म नहीं कर दिया, आप कह रहे हो ऐसे चलते जाओ। समझ में आ गई बात ये। हाँ, हाँ फाइनाइट भी होती है, नेवर एंडिंग भी होती है। फाइनाइट जब जैसे उसने कहा 50th टर्म है, एपी हैज 50 टर्म्स, तो वो फाइनाइट होगी, आपको लास्ट टर्म पता है। एंड एपी, तो इसका मतलब उसकी टर्म्स चलती जा रही, ठीक है। सो एपी कैन हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स, कैन हैव नो एंड पॉइंट्स का कोई एंड ना हो, इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती है, बट एज द केस में भी आपको सिर्फ उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। उस पूरे एपी की मतलब पूरे उसका वो निकाल सकते हो आप, पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो, पूरी उसका बायोडाटा लिख सकते हो एपी का, इफ यू जस्ट हैव द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया। आपको, अब आपको कोई भी टर्म पूछ ली जाए, तो आपको सम पूछ लिया जाए, आप सब कुछ उसका निकाल सकते हो। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 का है, चेक वेदर 301 इज टर्म ऑफ द एपी। तो वो कहते हैं क्या कोई टर्म 301 आ रही है, तो ए क्या है उसमें, 5, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6। तो अब आप क्या करोगे, a प्लस n-1d, क्या कभी 301 गिवन नंबर्स के साथ क्या कोई टर्म 301 बन के आती है। तो मैं इनको आपको मैंने सॉल्व करना कैसे सिखाया था इसको, कि हमेशा ये फर्स्ट टर्म माइनस कर देना, ये 296 हो गया, n-1
296 को 6 से डिवाइड करोगे, क्या आता है आंसर? फ्रैक्शन आया ना? चलो इसको मैं कैंसिल करती हूँ, 3 से हो गया। दिस इज 148, 148/3 हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 148 प्लस 3, 151/3 हो गया। अब क्योंकि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर and has come out as a fraction, therefore 301 is not a term of the given AP. 301 is not a term of given AP. इतना क्लियर हो गया? 301 इसकी टर्म नहीं है। तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, 8 नहीं करना अभी आपने, 9 में करवाऊंगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 करो। क्वेश्चन 16 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है देखो, डिटर्मिन द एपी whose first term, whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term। तो इसमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड मैंने आपको कहा था हमेशा इसमें आपको यही करना है, यू नीड टू फाइंड द इक्वेशंस टू फाइंड ए एंड डी। दरवाजा लगा। So we begin with क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले सारे मुझे करवाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है? और इसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले होंगे। एपी है जिसमें थर्ड टर्म दी हुई है, तो a प्लस 2d इज 16। सेवेंथ टर्म, तो a प्लस 6d एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 5d किससे एक्सीड कर रही है? बाय 12। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो यहाँ से d की वैल्यू 12 आ गई, तो a प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 16। तो a कितना आ गया? -8। यही आ रहा है? गलती की है मैंने। थर्ड टर्म इज 16, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, तो a प्लस 4d लिखना है। a प्लस 4d, तो यहाँ से 2d आ गया, d की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 12 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब एपी फॉर्म करके तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, पहले 4 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 10, फिर लिखोगे 16, 22 लिखकर बाकी डॉट डॉट डॉट। 3 टर्म्स लिखनी बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 करना है आपने। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा ही करोगे क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, sum of 4 and 8 term of an AP is 24, and sum of 6th term and 10th term is 44.
समझ में आ गया? A+3D, A4 हो गया, A8 A+7D, A6 is A+5D, A10 is A+9D। बार बार वन इक्वेशन ही रही है, जैसे मर्जी देख लो आप। यू जस्ट फॉर्मिंग द इक्वेशंस, नथिंग एल्स। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा A+5D इज इक्वल टू 12, A+7D इज इक्वल टू 22। ये कैंसिल हो गया। -2D इज -10, D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आ रहा है। तो A की वैल्यू कितनी है? तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने को कहा है, निकाल दिया हमने। समझ में आ गया? दैट्स इट। एपी के मैक्सिमम क्वेश्चन जब आपके इनिशियल आते हैं तो यही होते हैं क्वेश्चन, और कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, कोई मोड़ तोड़ के कुछ नहीं दिया होगा। सिंपल इक्वेशंस को फॉर्म करना है, दैट्स इट। अच्छा केस स्टडी बन के आ सकती है जिसमें आप एपी किसी सिचुएशन के साथ फिगर आउट, जैसे सीट की अरेंजमेंट करते हो, बच्चों को बिठाते हो, अगर आपने स्क्वायर्स को प्लेस किया, कोई डिजाइन फॉर्म किया, होता है ना, हम पहले एक स्क्वायर रखते हैं, फिर उसके आगे 2 स्क्वायर, फिर आगे 3 स्क्वायर, इस तरह से कोई पैटर्न फॉर्म किए या कोई डिजाइन बनाते हैं, वैसे क्वेश्चन आएंगे। आपने चेयर्स की प्लेसमेंट की है सर्कल में, पहले में एक कम रखी, फिर इसमें एक ज्यादा रखी, so that number of chairs in every subsequent row increases by a certain number। ऑडिटोरियम में चेयर्स हैं, ठीक हो गया, डिजाइन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें? अब आते हैं इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जो हमने अब कॉन्सेप्ट करना है, देखो सिर्फ समझने की बात है इसमें, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ले लो या एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल नंबर 8। दोनों एक तरह का है, एक मैं करवाऊंगी, एक आप करोगे। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल 8 करवा देती हूँ, सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा ना फिर, जिसमें कहा जाता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी। एक एपी दी हुई है 10, 7, 4, उसकी लास्ट टर्म आपको मेंशन की हुई है -62, है ना? तो कहते हैं कि इस एपी की लास्ट की 11th टर्म बताओ, जिसे हम कहते हैं ना सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो 11th लास्ट टर्म कौन सी होगी? वो सब कर सकते हैं। तो सबसे इजी काम पता क्या होता है? मैंने आपको कल क्या कहा था, एपी को 246 लिखो या 642 लिखो। एपी तो एपी रहती है ना, एक में कॉमन डिफरेंस प्लस का है, एक में कॉमन डिफरेंस माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी जब आपको 11th टर्म फ्रॉम द एंड कहा जाए ना, ये मत इतना घूमना कि -62 से हम लोग बैकवर्ड चले, राइट? हमें हमेशा फॉरवर्ड चलना इजी रहेगा, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। बाकी कहीं भी कुछ मेंशन किया जाए, आपने हमेशा क्या करना है, रिवर्स द एपी को रिवर्स कर, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है वो सबसे पहले वाली टर्म बन जाएगी। अच्छा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? -3। फर्स्ट टर्म इसकी 10 है, कॉमन डिफरेंस है -3। तुम बता सकते हो कि यहाँ पर -62 से पहले वाली टर्म कौन सी होगी? -59 होगी, है ना? तो यहाँ पे इसकी -59 है, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? -56। और ये ऐसे चलते जाएंगे तो मेरे पास ये 4, 7 और 10 आ जाएगा। दोनों एपीज में फर्क क्या हुआ? इसमें फर्स्ट टर्म 10 थी, कॉमन डिफरेंस क्या था? -3। जो रिवर्स किया है उसमें एपी क्या होगा? -62, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? +3। समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस हमेशा साइन चेंज कर लेता है जब आप एपी को रिवर्स करते हो। क्लियर हो गया? अब इसकी एंड से 11th टर्म निकालनी थी,
मैं कहती हूँ इसकी बिगनिंग से 11th टर्म निकाल लो, बात तो वही है। इसको फर्स्ट टर्म मानकर बिगनिंग से 11th टर्म निकालनी आसान है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, -62, 11 - 1 10, 10 इंटू +3, कितना आंसर आ गया? -30। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं पड़े, आपका मेथड बिल्कुल सही था कि -62 से हम लोग पीछे पीछे काउंट करते रहे, ठीक है। -11 टर्म तक जाए, पर उसमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रिसिशन। 62 काउंट होगा तो 10 टर्म फ्रॉम द एंड काउंट करेंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, कुछ नहीं करना, एपी को रिवर्स कर लो, सबसे इजी है। एपी को रिवर्स करो, बुक में फॉर्मूलाज दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा, वो सब छोड़ देना आपकी एक्स्ट्रा बुक्स में, सिर्फ इसमें एपी को रिवर्स करना है आपने। बात समझ में आ गया? तो हाँ, बस यही है, कुछ नहीं करना, उस एपी को रिवर्स करके कॉमन डिफरेंस के साइन को बस चेंज करना है। आपने लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म मान लिया, कॉमन डिफरेंस अगर -3 है ओरिजिनल में, तो रिवर्स में +3 हो जाएगा, और वहीं से आप 11th टर्म निकाल दो, जो भी टर्म मेंशन है। मतलब मान लो अगर मैं इसमें आपको 20th टर्म कहती फ्रॉम द एंड, तो आप क्या करते? 20th टर्म फ्रॉम एंड, ये 20 तब निकालने को नहीं कहती, मैं कहती 20th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है ना। A + 19D तो है, लेकिन उसमें ए क्या लोगे? -62। डी क्या लोगे? +3। क्लियर हो गया इतना? तो -62 +57, आंसर विल बी -5। बस इसके बुक क्वेश्चन खत्म करवाऊंगी, कोशिश यही करी हूँ, इनका कुछ तो काम हो जाए ना स्टार्ट, फिर इनको अलग अलग मतलब इनके सिर्फ फॉर्मूलाज करवाऊंगी। ये कोशिश बस सम की टर्म्स के ना बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने आप खुद करेंगे फिर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ साथ खुद बाद में करवाऊंगी आफ्टर क्लास, आफ्टर योर एग्जाम्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? एपी का टेस्ट, इसके एग्जाम, जो भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं वर्कशीट तो शेयर कर दूंगी, पर आप लोग कर सकते हो, बाकी बच्चे बाद में करेंगे, मतलब आफ्टर एग्जाम्स एपी की पहले वर्कशीट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 खुद करो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म कहा जाए, 20th टर्म फ्रॉम एंड कहा जाए? तो इस एपी की फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस है 5। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म करना है, तो उसके लिए मैंने एपी को रिवर्स कर दिया। तो अगर 253 आया है, तो यहाँ पर क्या आया होगा फिर? इससे पहले वाली टर्म 248, उससे पहले क्या होगा? 243, सो ऑन, 8 और 3 पर एंड हुई होगी। तो अब इस एपी का आई फाइंड A20, विच इज A + 19D। इसमें ए क्या हो जाएगा और डी क्या होगा बच्चों? डी क्या होगा? डी क्या होगा? -5। 253 -95 करोगे, आंसर विल बी 140। हाँ ठीक है, 50, 158। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें हमें करना है, विच इज टू फाइंड द लास्ट टर्म, दिस मच टर्म फ्रॉम द लास्ट। 10th टर्म होता है, 9th टर्म होता है, 16th टर्म, कुछ भी टर्म दे दे, उस एपी की अगर लास्ट से टर्म्स निकालनी है, तो हमेशा एपी को रिवर्स कर देना, सबसे आसान काम है। अभी के लिए यही सोचो, उसके बाद आपको जो थोड़ा बहुत इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो फॉर्मूला वो बाद में सिखाऊंगी। अभी के लिए आपने सिर्फ उसको रिवर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज, या ये पेपर में आता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, AP1, AP2, इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म को मैंने ले लिया एज एक्स एंड वाई, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ये, ठीक हो गया। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 x, कॉमन डिफरेंस d, AP2 y, कॉमन डिफरेंस d, ठीक है।
अब उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो एक एपी की 100 टर्म, तो इसको मैं एक्स से करती हूँ, तो एक्स 100 माइनस वाई 100। बात समझ में आ गई? एक्स 100 मतलब मैं इस एपी की बात कर रही हूँ, वाई 100 मतलब इस एपी की बात कर रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। एक्स 100 क्या होगा बताओ? एक्स प्लस 99d। और वाई 100 क्या होगा? वाई प्लस 99d, पर वो ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सॉल्व करो इसको। हाँ जी, सॉल्व करोगे तो इसको क्या आएगा आपके पास? x प्लस 99d माइनस वाई माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ये आ गया अपने पास। अब उसके बाद उसने कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, वो भी 100 होगा। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? x प्लस 999d माइनस वाई प्लस 999d, यही निकालना है हमने। तो x प्लस माइनस वाई माइनस, ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू द गिवन नंबर विच इज 100। द कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना? ठीक है, मैं 100 से स्टार्ट कर रही हूँ, आप 200 से स्टार्ट कर रहे हो। कॉमन डिफरेंस हम जम्प सेम सेम ले रहे हैं, वन वन स्टेप चल रहे हैं, तो मैं 101 पर आऊंगी, तुम 201 पे आओगे। हमें हमेशा जो इनिशियल डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम डिफरेंस कवर कर रहे हैं हर घंटे में। जैसे स्पीड होती है, आई स्टार्ट एट 30, यू स्टार्ट एट 20। ठीक है, हम 5 की स्पीड इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो मेरा 25 हुआ, 35 हुआ, आपका 25 हुआ, इनिशियल डिफरेंस सेम रहा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, उनमें जो इनिशियल डिस्टेंस रहेगा वही थ्रू आउट कैरी होता रहेगा। क्लियर हो गया? जैसे कि एक एपी स्टार्ट हो रही है 3 से और एक हो रही है स्टार्ट 5 से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कोई भी नंबर +4 करना है दोनों में। इसमें +4 करो, कितना आएगा? 7। इसमें +4 करो, इसमें +4 करो, इसमें +4 करो, जो इनिशियल डिफरेंस है वो तो रहेगा ही ना। कवर अप करना है, ओवरटेक करना होता है तो क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एक बंदा 3 रुपीज की सेविंग्स करता है, एक बंदा इनिशियल स्टार्ट उसके पास 5 रुपीज की सेविंग है। अब दोनों +4 कर रहे हैं हर मंथ। तो अगर इसके पास 7 है तो वो हमेशा वो इनिशियल डिफरेंस कवर नहीं कर पाएंगे अगर सेम कॉमन डिफरेंस से चलते हैं। समझ में आ गया? चाहे पोजीशन आगे बढ़ गई, लेकिन जो इनिशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। राइट? अब आते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 देखो एक बार, उसके बाद मैं मल्टीपल्स में आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 विच सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, टू एपीज हमें दी हुई है, एक है 63, 65, 67 सो ऑन, और दूसरी दी हुई है 3, 10, 17 सो ऑन। कहते हैं n की कौन सी वैल्यू पर इनकी टर्म्स इक्वल होंगी? n की वैल्यू भी सेम होगी और टर्म भी सेम है, तो मैं दोनों में n टर्म निकाल लेती हूँ। इसकी फर्स्ट टर्म है 63, nth टर्म क्या होगी? n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है? +2। तो इसकी nth टर्म क्या बन जाती है? 63 प्लस 2n-2, कितना हो गया? 61 प्लस 2n। ठीक है, ऐसे इसकी nth टर्म निकालते हैं, 3 प्लस n-1 इंटू 7, तो 3 प्लस 7n-7, 7n कितना हो गया? -4। इन दोनों की जो nth टर्म है उसका फॉर्मेट आ गया 61 प्लस 2n, 7n-4। हम देखेंगे ये इक्वल कब होता है। 61 प्लस 2n शुड बी इक्वल टू 7n-4। इसका मतलब दोनों की
13th टर्म सेम है। आप इसमें 13th निकालो या 7 into 13 - 4 करो, क्या आंसर सेम आता है दोनों का? आपने इसमें फॉर्मेट पुट कर रहे हो ना, ये n-1 के साथ है, ठीक है। तो 61 + 26 कितना होता है? 87। 91 - 4 कितना होता है? 87। तो दोनों की सेम टर्म क्या है? 87, और वो कौन सी प्लेस पर है? 13th प्लेस पर। इतना क्लियर हो गया हमें? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कुछ ना समझ में आया हो? ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 3? ठीक है। सबसे पहला नंबर निकालो 2 digits का जो 3 से डिविजिबल हो। 3 × 1 = 3, 6, 9। तो सबसे लोएस्ट नंबर 2 digits का जो डिविजिबल बाय 3 है वो कौन सा है? 12। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद कौन सा आएगा? 18, सो ऑन। और 2 digits में सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा है? बड़ा सबसे 99 है, और ये डिविजिबल बाय 3 भी है। अब क्या ये मल्टीपल्स एपी फॉर्म करते हैं? यस। इनमें फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। और इनकी लास्ट टर्म क्या है? वो कहता है कि कितनी टर्म्स हैं, निकाल सकते हो। an = a + n - 1d, ये करना। अगर आपसे ये n की वैल्यू निकल जाती है, देन यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 13 करने का।
हाउ मेनी मल्टीपल्स आते हैं? 30। यस, इस पे लिखोगे 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। माइनस करोगे कितना आएगा? 87/3 प्लस 1, तो आंसर n का हो जाएगा 30। अभी 5 में रहते हैं। चलो नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब हमें 7 के मल्टीपल्स देखने हैं। 3 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होता है? 100। डिविजिबल बाय 7 है? नहीं है। फिर हम जाएंगे 101, फिर जाएंगे 102, 103, 104, and then we'll go to 105 which is divisible by 7। अब मुझे पता है इसमें मुझे +7 ही करना है। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए मुझे इसमें +7 करना होगा। +7 करोगे तो कितना आएगा? 112। फिर +7 करोगे कितना आएगा? 119, सो ऑन। अब मुझे निकालना है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट्स का नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाय 7 हो। तो या तो वो मैं आई गो फॉर हिट एंड ट्राई, या फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे बड़ा नंबर निकालती हूँ 999। इसको 7 से डिवाइड किया। 1 जा 7, 29, 4 जा 28, 19, 2 जा 14। कितना आ गया ये आंसर? रिमाइंडर 5 है। तो सबसे लास्ट का नंबर जो डिविजिबल बाय होगा वो क्या होगा? 994। बात समझ में आ गई सबको? ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 विल बी 994। ठीक है ना? 994 डिविजिबल बाय 7 होता है। हो रहा है ना? ठीक है। अब आपको निकालने कितने नंबर्स हैं। तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। हो गया काम। लास्ट टर्म, this is a1, common difference is 7। यूज कहाँ हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे चेयर रखी होती हैं या प्लेसमेंट्स की होती है कि या प्रोडक्शन के टाइम पे करते हैं, या रोल नंबर्स के टाइम पे कि रैंडमली नंबर्स को पिक जब प्लेस किया। यूसेज तो बहुत होता है इसका, इसी का पैटर्न बनते हैं आपके ये नंबर्स में। ठीक है। हाँ, किंडर गार्डन नहीं है। प्रैक्टिकल यूसेजेस ना आपको मिल जाएंगे। जैसे आप पैटर्न्स बनाते हो, जैसे डिजाइन बनाते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो देर आर डिजाइन जहाँ पे ना ऐसा होता है, एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक पेंट किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड ब्लैक। तो उसके पीछे जो अपने डिजिटल प्रिंटिंग करनी है, उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो फिर नंबर्स लेगा इसी को। ठीक है ना? कि पहली बार वो सीक्वेंस क्या फॉलो करेगा कि पहले में आपने एक ब्लॉक किया है, फिर दूसरे में 3 ब्लॉक्स किए हैं, फिर इसमें 4-5 ब्लॉक्स किए हैं, फिर इसमें 7 ब्लॉक्स किए हैं नेक्स्ट रो में। तो ऐसे बनता जाता है। ठीक है। पैटर्न्स तो इसके यूसेजेस तो इसकी काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। एपी प्रोडक्शन लाइन में जब आता है, देन वी गो फॉर एपी, हम प्रोजेक्शन करते हैं कि अगले साल इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, तो वो एपी के पैटर्न से हम फॉलो करते हैं हमेशा यूजुअली। इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ, अभी हुआ नहीं है, रुको। नेक्स्ट लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, multiples of 4 lie between 10 and 250। ठीक है। तो पहली चीज तो मल्टीपल्स ऑफ 4 कहे हैं, बिटवीन कहा है। इस चीज को ध्यान रखना है। बिटवीन मतलब ना ही 10 इंक्लूड किया, ना ही 250 इंक्लूड किया। ठीक है, लिखो बिटवीन मीन्स बोथ लिमिट्स नॉट इंक्लूडेड। बिटवीन का मतलब है बोथ द लिमिट्स नॉट इंक्लूडेड। क्लियर हो गया? बिटवीन मीन्स बोथ, चाहे वो डिविजिबल हो चाहे वो ना हो। यहाँ पर दोनों ही डिविजिबल नहीं है। अगर कहा जाए फ्रॉम 10
to 250, that means both included. समझ में आ गया? अगर ये फ्रॉम टू यूज किया जाता है, इसका मतलब दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना? तो अब बताओ, अगर मैं बिटवीन 10 to 250 कह रही हूं, तो क्या 10 डिविजिबल बाय 4 है? नो। तो 10 से बड़ा डिविजिबल बाय 4 नंबर कौन सा होगा? 12। तो पहला नंबर आ गया 12, उसके बाद लिखोगे 16, उसके बाद लिखोगे 20, और सबसे लास्ट में नंबर 250 है। 250 डिविजिबल बाय 4 है? नहीं। तो लास्ट में क्या आएगा? बस अब निकाल लो। इसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अपने डिविजन शीट से स्टार्ट करते हैं, बस इसका आंसर निकालो। तो आपके पास आएगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इज 4। तो मैं इसको माइनस करती हूँ। 236 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो ये आ जाएगा 59 प्लस 1, 60 मल्टीपल्स। क्लियर हो गया? इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से हम याद कर लेंगे। मल्टीपल्स निकालना, बिटवीन की लिमिट दिया हो, फ्रॉम या टू दिया हो, इसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी। तो अब आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रह गए ना, वो सिर्फ स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स रह गई, है ना? कल हो जाएगा एग्जाम्पल्स में भी, और कल नेक्स्ट सम भी स्टार्ट कर देंगे। तो तुम्हें अभी एनसीईआरटी करवाऊंगी, एग्जाम्पल तुम खुद करोगे इसका, ठीक है? और डाउट्स भी सारे वो, और स्टैट्स सिर्फ समझाऊंगी आप लोगों को अलग, दोनों को अलग से। क्लियर हो गया इतना सबको? चलो। हाँ, तो मैं कब करवा दूंगी बता? मुझे एपी करने दे, फिर मुझे ये हो जाएगा एपी एक बार खत्म हो गया, मतलब एक बार अपनी तरफ से मैंने बुक करवा दी है। एक्स्ट्रा तो मैं करवा ही दूंगी, इनके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सच। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई ना? क्योंकि अब मुझे भी पता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड।